टू ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट। स्वागत है आपका ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा वीडियो, जिसमें हम लोगों ने पहले वीडियोस में हम लोगों ने श्वसन के बारे में अध्ययन किया। अगर आपने उस पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लें ताकि बेहतर समझ हो सके। आइए आज जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसे हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र, चूंकि श्वसन तंत्र हमारे नाक से शुरू होता है। श्वसन तंत्र का पहला अंग नोज है। श्वसन तंत्र का पहला अंग नोज है। नोज अर्थात नाक। तो नाक से वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो नाक की जो बाहरी परत, ये बाहरी जो इसके छिद्र हैं, उसको नेजल पोर या नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स हिंदी में इसे नासाद्वार भी कहते हैं। नासाद्वार कहा जाता है। और इस नाक के अंदर वाले हिस्से को नेजल कैविटी कहा जाता है। नाक के अंदर वाले हिस्से को नेजल कैविटी यानी नाक का गुहा कहा जाता है। नासा गुहा भी उसको कह सकते हैं हम लोग। अब नेजल कैविटी के बगल में ये वाला एरिया, जिसको अल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। अल्फैक्टरी रीजन कहा जाता है। ये अल्फैक्टरी रीजन, इसे हिंदी में घ्राण क्षेत्र या घ्राणीय क्षेत्र कहा जाता है। ये हमारे शरीर में जो स्मेल है, स्मेल को सेंस करता है, अर्थात ये हमारे महक को बताता है। और इससे जुड़ी हुई तंत्रिकाएं सीधे हमारे मस्तिष्क को सूचना देती हैं। और मस्तिष्क ये तय करता है कि जो महक आ रही है, जो गंध आ रही है, वह गंध किसकी है, गुलाब की है या गेंदा की है या किसी अन्य चीजों की है। तो हमारे शरीर में जो स्मेल यानी गंध की अनुभूति ये अल्फैक्टरी रीजन करवाती है, जो नेजल कैविटी के अंदर होता है। अर्थात नेजल कैविटी का ही एक भाग है अल्फैक्टरी रीजन, जो हमें स्मेल की अनुभूति को कराता है। अब इस नेजल कैविटी में के पास में नेजल हेयर्स होता है। इस नेजल कैविटी के पास में नेजल हेयर्स होता है। अर्थात इसको नाक का बाल कहते हैं। नाक का बाल, ये नाक का बाल का कार्य क्या करता है? तो ये हमारे शरीर में जितने भी पॉल्यूटेंट यानी जो प्रदूषक हैं, पॉल्यूटेंट या डस्ट पार्टिकल, पॉल्यूटेंट मीन्स प्रदूषक, डस्ट पार्टिकल मीन्स धूलकण, या जितने भी माइक्रोब्स अर्थात सूक्ष्म जीव, जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रदूषक, धूलकण, सूक्ष्म जीव, इन सबों से हमारी रक्षा करती है। अगर ये सभी चीजें हमारे नाक के माध्यम से जो लंग्स तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार यह एक प्रकार का नेचुरल फिल्टर का कार्य करता है। नेचुरल फिल्टर अर्थात प्राकृतिक छन्ना पत्र कह सकते हैं। छन्ना पत्र का कार्य भी करता है। अब इस नेजल कैविटी से कुछ पानी जैसे चिपचिपा पदार्थ निकलता है
जब सर्दी जुकाम इत्यादि होता है तो उससे पानी आने लगता है और उस पानी को नेजल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पानी निकलता है नेजल कैविटी के आस से, नेजल कैविटी से जो पानी निकलता है उसको नेजल वाटर कहते हैं। और इसे साइंस की भाषा में म्यूकस, म्यूकस जिसे श्लेष्मा कहा जाता है हिंदी में, म्यूकस अर्थात श्लेष्मा। तो सुन लीजिए, जब हमें जुकाम सर्दी होता है तो उस स्थिति में हमारे नाक से जो पानी चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसे नेजल वाटर कहते हैं। इसे साइंस की भाषा में म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा कहा जाता है। ध्यान रखें, जो नाक में बाल होता है, इस नाक में जो बाल होते हैं इसे हम लोग सीलिया कहते हैं। साइंस की भाषा में सीलिया कहा जाता है, सीलिया कहा जाता है। नाक के बाल को साइंस की भाषा में हम लोग सीलिया कहते हैं। इस प्रकार ये नाक के कुछ प्रमुख अंग रहा। इसके बाद वायु आगे की ओर बढ़ती हुई जाती है। नाक के बाद वायु आगे की ओर बढ़ता हुआ, नाक बढ़ता हुआ फेरिंग्स तक पहुंचता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स जिसको ग्रसनी कहते हैं, जिसको ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी वास्तव में जैसे कि हम सांस लेते हैं तो नाक से वायु अंदर जाता है और जब भोजन करते हैं तो भोजन से अन्न अंदर जाता है। और जो भोजन के अणु जाता है और जो वायु, इन दोनों के बीच का एक कॉमन मार्ग होता है, एक उभयनिष्ठ रास्ता होता है। अर्थात यह भोजन, भोजन की जगह पर हम लोग इसको लिख सकते हैं पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र के बीच का उभयनिष्ठ मार्ग को फेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं। फेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं। फिर ग्रसनी से ज्यों ही आगे बढ़ता है तो उसके बाद जो मिलता है वो आपका विंड पाइप होता है। ध्यान रखें, जब ये आगे बढ़ता है इसमें दो तरह से पाइप होते हैं। एक को बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, विंड पाइप। इस विंड पाइप को ट्रेकिया भी कहते हैं, ट्रेकिया। इसे हिंदी में वायु नलिका, इसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। तो फेरिंग्स के बाद जो हवा होती है वह इसी वायु नली में प्रवेश कर जाता है। लेकिन जैसे ही वायु नली में प्रवेश करता है उसके जस्ट पास में एक अंग होता है। इसे, ये मान लिए कि आपका वायु नलिका है, इसे हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। इस संपूर्ण एरिया को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं। और यहाँ पर एक संरचना होती है, इस संरचना को हम लोग लैरिंग्स कहते हैं। तीसरे नंबर पर हम लोग जानेंगे श्वसन तंत्र का लैरिंग्स, हिंदी में भी इसे लैरिंग्स ही कहा जाता है। इस लैरिंग्स के जो हिस्से होते हैं इसमें कुछ अस्थियों का मिश्रण होता है और इस अस्थि को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। इस वॉइस बॉक्स होता है, हम लोगों में जो आवाज उत्पन्न करता है उसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं और वॉइस बॉक्स उत्पन्न करते हैं और उस एरिया को हम लोग लैरिंग्स के नाम से जानते हैं। और ठीक पक्षियों में जो चींची की आवाज करती है उनमें जो आवाज निकलता है उसको सेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेरिंग्स। और मनुष्यों के लिए उसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स। जो वॉइस बॉक्स होता है उस वॉइस बॉक्स के अंदर कुछ वॉइड स्क्वायर्स
वॉइस कॉर्ड्स होते हैं, अर्थात स्वर रज्जु होता है। ये स्वर रज्जु जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवाओं के कंपन से इस स्वर रज्जु के द्वारा कुछ आवाज पैदा किया जाता है, कुछ आवाज बनाए जाते हैं, और यह आवाज जब आगे जाता है तो हमारे तंग द्वारा शब्दों का निर्माण होता है और मस्तिष्क की सूचना पर इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो हमारे आवाज कहाँ उत्पन्न होती है? लैरिंग्स में। तो लैरिंग्स किस भाग का हिस्सा है? तो लैरिंग्स हमारे विंड पाइप का हिस्सा है, विंड पाइप का हिस्सा, और ये हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। जब कभी भी अत्यधिक तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं तो हमारी वॉइस बॉक्स खराब हो जाती है और इस कारण उसमें आवाज नहीं आती है। तो ये वॉइस बॉक्स क्या होते हैं, और इस वॉइस बॉक्स के ऊपर एक तरह से पतली सी कार्टिलेज होती है, उपास्थि। कार्टिलेज मीन्स उपास्थि होती है, उपास्थि होती है। इस उपास्थि को एडम्स एप्पल कहा जाता है। इस उपास्थि का नाम क्या है? एडम्स एप्पल। इस उपास्थि का क्या नाम है? एडम्स एप्पल। और यह एडम्स एप्पल केवल और केवल मेल में पाया जाता है, यानी नर मनुष्यों में ये पाया जाता है। इसके कारण ये गर्दन में जो उठा हुआ भाग है वह एडम्स एप्पल के कारण होता है, जो केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में यह नहीं पाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी एडम्स एप्पल के कारण ही पुरुषों की जो आवाज होती है वो थोड़ा डीपनेस होता है, यानी मोटा होता है, और जो महिलाओं की आवाज इसी के अभाव के कारण उनकी पिच यानी तारत्व अधिक होता है और इस कारण उनकी जो आवाज होती है वो पैनी होती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब चाइल्ड प्यूबर्टी एज में रहता है, किशोरा अवस्था में रहता है, तो उसमें इसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। इस कारण उस समय जो लड़के भी होते हैं उनकी भी आवाज पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी एज यानी किशोरा अवस्था समाप्त होता है तो वैसे वैसे ये जो एडम्स एप्पल है यह परमानेंट होते चला जाता है, इसमें विकास होते जाता है, जिसके कारण ये कार्टिलेज मजबूत हो जाता है और आवाज धीरे धीरे मोटा होने लगता है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो ट्रेकिया है, वायु नलिका, इसका नाम पूरी तरह से क्या है? वायु नलिका है। वायु नलिका की जो लंबाई होती है वह लंबाई 12 से लगभग 12.5 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखेंगे, 12 से 12.5 सेंटीमीटर होती है। और वहीं भोजन पाइप की अगर कहा जाए, फूड पाइप की बात करें, तो इस फूड पाइप की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। अब ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत ये जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया में सी के आकृति के एक उपास्थीय रचना पाई जाती है और इन उपास्थियों की कुल संख्या 9 होती है। इन उपास्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इसमें 9 तरह से होते हैं और इन जो उपास्थि है इसमें 9 जो कार्टिलेज है, इन कार्टिलेज को हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है, जो सी आकार का जो उपास्थि है। अब सवाल ये रहा कि हमारे वायु नलिका में आखिरकार जो ये हाइलिन कार्टिलेज है यह क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा, कभी कभार हम लोग सांस तेजी से लेते हैं। जब सांस तेजी से लेते हैं इसके कारण वायु नलिका में एक दबाव होता है। अगर ये उसके चारों तरफ से जकड़े नहीं रहेगा तो उस स्थिति में आपके जो वायु नलिका है उसमें किसी भी तरह से फटने की संभावना रहती है। इसीलिए यह हमारे वायु नलिका को
वायु नलिका को क्या कहते हैं? विंड पाइप या ट्रेकिया। इस ट्रेकिया को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग जानेंगे ट्रेकिया, लैरिंक्स को तो लैरिंक्स, ट्रेकिया जिसको वायु नलिका कहते हैं, वायु नलिका। हम जानते हैं कि ट्रेकिया आगे चलकर दोनों ही बोथ लंग्स में डिवाइड हो जाती है। ट्रेकिया आगे चलकर दोनों ही लंग्स में बट जाता है। तो मानव शरीर में एक पेयर फेफड़े होते हैं जो बाएं और दाएं। ये हमारा लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स, और ये हमारा राइट लंग्स है। दोनों की साइज एक समान नहीं होती है। दोनों की साइज, जो लेफ्ट लंग्स होता है, बायां वाला भाग जो होता है, वह थोड़ा सा यहाँ पर छोटा होता है, क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है कार्डिक नोज। कार्डिक नोज है ना, इसे कार्डिक नोज कहा जाता है, क्योंकि उतना वाला एरिया जो होता है उसमें हमारे हृदय गुहा है। हृदय उतना एरिया को प्रभावित करता है, छेद कर रखा हुआ है, इसीलिए इसको कार्डिक नोज कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखें, इस फेफड़े को, अध्ययन को पुल्मोनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुल्मोनोलॉजी। फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? टू स्टडी, यहाँ लिख सकते हैं, टू स्टडी ऑफ लंग्स क्या कहलाता है? पुल्मोनोलॉजी कहलाता है, पुल्मोनोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखें, जो ये आपके विंड पाइप ट्रेकिया है, वे आगे चलकर दो हिस्सों में बंटता है और पुनः दोनों लंग्स में चला जाता है। और जब इसका प्राथमिक विभाजन होता है, ये यहाँ पर इसका प्राथमिक विभाजन हुआ, और इस प्राथमिक विभाजन को ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्रोंकाई। हिंदी में भी लगभग सेम नाम होता है, ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई पुनः आगे चलकर पुनः कई छोटे छोटे हिस्सों में बट जाता है, कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है। अर्थात ट्रेकिया का दूसरा विभाजन और ब्रोंकाई का प्राइमरी विभाजन, प्राथमिक विभाजन, इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, इसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। पुनः ये ब्रोंक्यूल्स आगे चलकर गोल गोल ऐसे अंगूर नुमा गुच्छे की भांति संरचना का निर्माण करता है। इन छोटे छोटे जो गुच्छे हैं, इन छोटे छोटे गुच्छे को हम लोग कूपिका कहते हैं। इन्हें हम लोग कूपिका कहते हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे एल्वोली कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? एल्वोली, ALVOLI, एल्वेली, ALVELI, एल्वेली कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें ट्रेकिया का प्रथम विभाजन को ब्रोंकाई, ट्रेकिया का दूसरे विभाजन को ब्रोंक्यूल्स और ट्रेकिया के तीसरे विभाजन को कूपिका नाम दिया जाता है। ये एल्वेली अर्थात कूपिका, ये हमारे लंग्स का यूनिट कहलाता है। लंग्स का यूनिट, यूनिट कहने का मतलब फेफड़ा, इसको फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा को फेफड़े का यूनिट अर्थात इकाई, इसे फेफड़े का इकाई कहा जाता है। और ये एल्वोली अर्थात कूपिका के पास क्या होती है? इसके पास सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, यानी इसके पास सतही क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल है। इस कारण से यह क्या करता है? यह एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करता है। ऑक्सीजन को रक्त में घोल लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस रिटर्न करता है। अर्थात यह गैसों का आदान प्रदान कर सकता है, यह गैसों का आदान प्रदान कर सकता है, यह आदान प्रदान कर सकता है। ध्यान रखेंगे, ये आपका इससे संबंधित महत्वपूर्ण अंग है।
ध्यान रखेंगे इसमें सभी प्रकार के वायु जो हम लोग सांस लिए, उस सांस लेने में जो वायु आया उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसेस शामिल था। लेकिन जो ही यह ट्रेकिया के माध्यम से हमारे सबसे छोटी इकाई लंग्स के कुपिका के अंदर प्रवेश किया तो कुपिका के अंदर जो रक्त मौजूद था उस रक्त में हीमोग्लोबिन था। इसीलिए हीमोग्लोबिन ने हीमोग्लोबिन ने केवल और केवल ऑक्सीजन को घोल लिया, शेष सभी गैसों को वहां से रिटर्न करके पुनः इसी मार्ग द्वारा वापस आउट हो जाती है, नोज के माध्यम से, नाक के माध्यम से वो बाहर निकल जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो ये कुपिकाएं हैं ये 2 हमारे लंग्स हैं और ये प्रत्येक लंग्स में इसकी संख्या तकरीबन 1 लाख होती है। इसके अंतर्गत असंख्य ऐसे ही रचनाएं निकलेगी, इसमें असंख्य रचनाएं होती हैं। ठीक वैसे ही संरचनाएं इस लंग्स में भी होती है। ध्यान रखेंगे जो हमारे लंग्स है, इस लंग्स जो हमारा फेफड़ा है, इस फेफड़े के चारों ओर इसकी सुरक्षा के लिए एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्लूरा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, हमारे फेफड़े के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है जो हमें उसकी सुरक्षा देती है, जिसे हम लोग प्लूरा के नाम से जानते हैं। ऐसे नेचुरली हमारे लंग्स की जो कलर होती है, लंग्स की जो कलर अर्थात रंग, जो लंग्स यानी फेफड़े का जो रंग होता है वह पिंक कलर का होता है। जेन्युइन किस कलर का होता है? पिंक, गुलाबी रंग का होता है। लेकिन कभी कभी किसी पोल्यूटेंट एरिया में या फिर अत्यधिक धूम्रपान किए जाने के कारण जो लंग्स का कलर होता है वो काला या भूरा हो जाता है। लेकिन निमोनिया इत्यादि रोगों से प्रभावित होने पर इस फेफड़े का जो कलर होती है वो येलो कलर की होती है, पीले रंग की हो जाती है। अब हम लोग जानेंगे इस लंग्स के नीचे वाले एरिया, बीनीथ ऑफ बोथ लंग्स, यानी हमारे फेफड़े के नीचे, जस्ट नीचे वाले में एक मांसपेशीय रचनाएं पाई जाती हैं। फिर से सुनिए, हमारे फेफड़े के जस्ट नीचे एक मांसपेशीय रचना पाई जाती है। इस मांसपेशीय रचना को डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम का प्रमुख कार्य क्या है? तो डायफ्राम प्रमुख कार्य यह है कि यह हमारे श्वसन दर को नियंत्रित करता है। यह मेंटेन करता है किसको? श्वसन दर को नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। कौन? डायफ्राम। यह हमारे श्वसन दर को नियंत्रित करता है। इसके अलावे जो डायफ्राम है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेंगे तो ट्रेकिया के माध्यम से वायु इस फेफड़े के अंदर भर जाएगा। जब फेफड़े के अंदर भरेगा तो इसका वजन बढ़ेगा, इसकी आयतन बढ़ेगी, जिसके कारण फेफड़ा नीचे की ओर दबाव डालेगा। अर्थात जब हम लोग सांस लेंगे तो हमारे डायफ्राम नीचे की ओर, डाउन्स की ओर चला जाएगा, और जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम फिर से उधर से गैसेस निकलकर बाहर आ जाएगा, अर्थात डायफ्राम फिर से ऊंचा हो जाएगा। यानी ये अपने जगह से अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। अब हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण इस लंग्स की जो वेट है, लंग्स वेट यानी हमारे फेफड़े की जो वजन है वह वजन लगभग 1.3 केजी से 1.5 केजी के बीच होता है। इसका वेट कितना होता है? 1.3 से 1.5 केजी के बीच होता है। अब लंग्स का प्रमुख कार्य क्या है? O2 को इन करना, ऑक्सीजन को अंदर लाना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आउट करना इसका प्रमुख कार्य है। ध्यान रखें कि जो फेफड़ा है, इस फेफड़े से संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे हम लोग जानेंगे। जो ये श्वसन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, यह श्वसन तंत्र
हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से नियंत्रित होता है। मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा से नियंत्रित होता है। ध्यान रखिए, अगर केवल और केवल श्वसन की बात कहा जाए तो श्वसन की बात है तो पोन्स वेरोली, श्वसन का है तो पोन्स वेरोली से कंट्रोल होता है। और पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें यानी पूरे श्वसन तंत्र किससे नियंत्रित होता है, यह हमारे मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा पश्च मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है। अब ध्यान रखें, जो श्वसन क्रिया है, इस श्वसन क्रिया का फ्यूल क्या है, ईंधन क्या है। श्वसन प्रक्रिया का जो ईंधन है, ईंधन के रूप में परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो श्वसन क्रिया का ईंधन क्या है, तो ये ग्लूकोज है। यानी ग्लूकोज ही वो ईंधन प्रदान करता है जिसके कारण ये श्वसन की क्रियाएं संपादित होती है। मनुष्य प्रत्येक दिन एवरेज 12 से 16 बार, प्रत्येक दिन नहीं, ये मिनट होगा, प्रत्येक मिनट 12 से 16 बार सांस लेता है। लेकिन बच्चों में लगभग 20 बार, बच्चे लगभग 20 बार सांस लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे जो सांस लेना या छोड़ने वाली क्रिया है, सांस लेने एवं छोड़ते हैं। जब हम लोग सांस लेने, सांस छोड़ने, जब हम लोग सांस लेते हैं, जो एयर हम लोग लेते हैं उस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा 21%, CO2 की मात्रा 0.03% और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। लेकिन जब हम लोग सांस छोड़ते हैं, छोड़ने की स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 16% और CO2 की मात्रा 3 से 4% और नाइट्रोजन की मात्रा सेम 78% हो जाती है। अब सवाल ये रहा कि सांस लेने के समय में 21% हम लोग सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो 16%। तो ध्यान रखें, हमने जितना सांस लिया 21%, उसका पूरा का पूरा उपभोग हम लोग नहीं करते हैं, केवल लगभग 5% का ही उपभोग करते हैं। अगर ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा एनर्जी बनेगी, जिससे हमारे शरीर में आग लगने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। इसीलिए 16% का ही हम लोग एक्सचेंज कर देते हैं और 5% का उपभोग हम लोग करते हैं। ध्यान रखें, कार्बन डाइऑक्साइड कहने में तो 0.03% ही वातावरण में है, लेकिन हम लोग जो एक्सहेल करते हैं, जो हम लोग बाहर निकालते हैं, गैसें को छोड़ते हैं, उसमें 3 से 4% हो जाते हैं। कारण यह है कि जो भोजन के ग्लूकोज के विखंडन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें अधिक हो जाता है। ठीक, तो ये रहा हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित प्रमुख अंग और उन सभी अंगों के प्रमुख कार्य। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें।